सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और प्रीवियस क्लास एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा बिल्कुल डिटेल में। आज की क्लास बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली जाना जाता था इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट बेसिकली जो लोग हाथ से सामान बनाते हैं, तो भारत के अंदर टेक्सटाइल पहले हाथ से बनाया जाता था, कपड़ा उद्योग, मेटल वर्क होता था, ये भी हाथ से लोग करते थे। बेसिकली इंडियन हैंडीक्राफ्ट ब्रिटिशर्स से पहले इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड फेमस थे हमारे देश के अंदर। जिन्होंने भी राज किया, चाहे वो राजा हो, चाहे वो महाराजा हो, चाहे वो नवाब्स हो, उन सब ने हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट किया और हैंडीक्राफ्ट्स को वर्ल्ड पॉपुलैरिटी दिलाई, जिस वजह से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का सामान एक्सपोर्ट किया जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत कला के मामले में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने आते ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को क्या किया, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज लगी हुई थी उन सबको डी इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करना, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो ऑलरेडी है, उन सबको बर्बाद कर देना, बंद कर देना, वो कहलाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले तो समझो कि हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट है वो देखो किस किस प्रकार का सामान बनाते थे। देखो बेसिकली टेक्सटाइल हाथ से बनाते थे, ठीक है। इसके अलावा पॉटरी वर्क, मेटल वर्क हो गया, इसके अलावा शिप बिल्डिंग हो गया। इन सबके मामले में भारत बड़ा प्रसिद्ध था। पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद किया। देखो रेलवेज लेके आए। रेलवेज क्यों लेके आए? ताकि बल्क में यहां से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा सके, ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स भारत आ सके। इसके अलावा अब देखो भारत में सामान आएगा, मशीन से बना हुआ सामान आएगा, तो लोग क्या खरीदेंगे? ब्रिटिश गुड्स, क्योंकि मशीन से प्रोडक्शन होता था, जनरली सस्ता पड़ता था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हायर टैक्सेस लगा दिए, टैरिफ्स लगा दिए, किस पर? इंडियन गुड्स पे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाले गुड्स पे। तो यार हैंडीक्राफ्ट्स तो वैसे तो धीरे धीरे करके टोटली बर्बाद हो गए, ठीक है। इनके सामान हैंडीक्राफ्ट्स के महंगे पड़ने लगे, जिस वजह से लोग ब्रिटिश गुड्स खरीदने लगे, ठीक है। सो सिस्टमैटिक डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जिस वजह से भी भारत के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने लगी एकदम से आजादी के समय पर। अब देखो हैंडीक्राफ्ट्स ने कैसे बर्बाद किया, या हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कौन से तरीके अपनाए वो सुनो। देखो हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद करने के लिए दो उद्देश्य थे, दो मोटिव थे। कौन कौन से थे सुनो। पहला, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारत को एक्सपोर्टर बनाया जाए, और एक्सपोर्टर किस चीज का? रॉ मटेरियल का। दूसरी चीज, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई साहब भारत के अंदर भारत को मार्केट बनाया जाए। किस चीज के लिए? कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ है, जो ब्रिटेन में सामान बन रहा है, उसको बेचने भी कहां आएंगे? भारत। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के दो खास मोटिव थे ब्रिटिशर्स के। पहली चीज, भारत को बनाना था एक्सपोर्टर, किसका? रॉ मटेरियल का। तो भारत से रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन बिना किसी टैक्स के, और ये रॉ मटेरियल तो समझ गए, बेसिकली इंडिगो, रॉ सिल्क, रॉ जूट, रॉ इंडिगो, नील की खेती भारत में करवाते थे। और ये नील वगैरह काम कहां आता था? ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटेन में सामान बना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, सामान बना, बेचने भी कहां आना है? भारत, वो भी बिना किसी टैक्स के। अब यहां से रॉ मटेरियल ले जा रहा हूं बिना किसी टैक्स के, ब्रिटेन से सामान लेके आ रहा हूं भारत, वो भी बिना किसी टैक्स के। अब देखो जरा यहां पर हम समझेंगे। सो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे भारत के हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सप्लॉइट किया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक एक से बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अब देखो पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग से पूछा जा सकता है कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है। डिस्क्रिमिनेटरी जो वर्ड है वो बना है डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन मींस भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मींस भेदभाव। यहां पर भेदभाव किया गया हैंडीक्राफ्ट्स के साथ में। अब एक बार जरा कंडीशन समझना। देखो भारत से अगर आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो ब्रिटेन, कोई टैक्सेस नहीं। ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो भारत में, अगेन
कोई टैक्स नहीं, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कोई टैक्स नहीं, ब्रिटेन से इंपोर्ट कोई टैक्स नहीं। वहीं एट द सेम टाइम अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उन पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, उन पर हैवी एक्सपोर्ट टैक्सेस लगाए गए। अब ये भेदभाव समझ रहे हो, ब्रिटेन सामान जा रहा है, ब्रिटेन से सामान आ रहा है, कोई टैक्स नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे तो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, हैवी टैक्सेस लगाए गए, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। इंपॉर्टेंट है, देखो जरा, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटेन के गुड्स बिना किसी टैक्स के, कोई ड्यूटी नहीं, कोई टैक्स नहीं, ठीक है। इसके अलावा हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट के ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। अगर भारत के हैंडीक्राफ्ट सामान अगर ये बेचने चाह रहे थे दूसरे देशों में तो इन पे हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, हैवी एक्सपोर्ट टैक्सेस लगाए। वहीं ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, भारत से एक्सपोर्ट किया हमने रॉ मटेरियल को, उस पर कोई टैक्स नहीं, ठीक है। इंपोर्ट किया ब्रिटेन से, कोई टैक्स नहीं। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन को, कोई टैक्स नहीं। वहीं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए। चलो इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, देखो एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। अब देखो रेलवेज का विकास हुआ, क्वेश्चन 2-3 है छोटे मोटे, वो भी समझ लो। सबसे पहली चीज, भारत में रेलवे कब आई? तो भारत में रेलवे आई 1850 में, ठीक है। पहली रेलवे लाइन कब चली वो भी ध्यान रखना, 1853 में। कहां से? बंबई टू थाने, ठीक है। तो 1853 में पहली रेल चली थी। 1850 में भारत के अंदर रेलवे आई थी, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। अच्छा, ब्रिटिशर्स रेलवेज को लेके आए थे, भले ही इससे हमारे देश को एट द एंड फायदा हुआ। आज की डेट में भी अगर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट किसी सेक्टर में है तो वो रेलवे ही है। बट ब्रिटिशर्स का रेलवे लाने का उद्देश्य गलत था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि बल्क में ब्रिटेन से सामान कहां आ जाए? भारत, और यहां से रॉ मटेरियल बल्क में कहां पहुंच जाए? ब्रिटेन पहुंच जाए। इसलिए वो रेलवेज को लेके आए थे। इवन जो शिप के माध्यम से जो सामान आता था पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पे, वो देश के कोने कोने तक पहुंच जाए, इसलिए भी ब्रिटिशर्स क्या लेके आए थे? रेलवेज, ठीक है। सो रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, बट सिर्फ और सिर्फ किसके फायदे के लिए? ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट है लो कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब देखो यार, ब्रिटिश के जो गुड्स थे ना, मशीन से बने हुए सामान थे, बल्क में प्रोडक्शन हो रहा था, हैवी प्रोडक्शन हो रहा था, भारत से रॉ मटेरियल जा रहा था, कोई टैक्स भी नहीं लग रहा था, तो वो गुड्स सस्ते पड़ रहे थे एज कंपेयर टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। और हैंडीक्राफ्ट पे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी थी, टैक्सेस भी लगा दिए थे। तो एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट, ब्रिटिशर्स के जो गुड थे, मशीन मेड गुड थे, वो जनरली चीपर थे, सस्ते थे। तो भारत के लोग अब क्या खरीदने लगे? ब्रिटिशर्स के गुड खरीदने लगे, ठीक है। सो ये देखोगे, अभी देखो ब्रिटिशर्स मेड गुड्स यहां पर आ गए दुकानों पे, चीप भी है, अफोर्डेबल भी है, जिससे जो हमारे देश के लोग हैं वो खुद ही ब्रिटिशर्स के गुड्स खरीदने लगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आओगे, डी डिसइंटीग्रेशन, या इसी को बोलते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ इंडियन किंगडम्स। अब देखो यार, धीरे धीरे करके जो भारत के अंदर जो कुछ राजा महाराजा, कुछ नवाब वगैरह जो कुछ राज कर भी रहे थे कुछ राज्यों में, धीरे धीरे करके वो भी समाप्त होने लगे। उनकी जो शासन प्रशासन था उनका एंड होने लगा, और कुछ जो बचे कुछ थे भी उनको ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया युद्ध लड़ लड़ के, ठीक है। तो राजाओं महाराजाओं का अंत हुआ। जिन्होंने हैंडीक्राफ्ट को प्रोटेक्ट किया था वो भी अब धीरे धीरे क्या होने लगे? समाप्त होने लगे, ठीक है। सो जितने भी राजा महाराजा थे जो बेचारे हमारे हैंडीक्राफ्ट को काफी प्रोटेक्ट करते थे, देश विदेश में प्रसिद्ध करते थे, हैंडीक्राफ्ट को सामान भी बिकवाते थे, ब्रिटिशर्स ने उनको भी धीरे धीरे क्या कर दिया? समाप्त। और अब पूरे देश के अंदर लगभग कौन शासन करने लगा था? ब्रिटिशर्स। जिस वजह से हैंडीक्राफ्ट टोटली डिक्लाइन हुए, हैंडीक्राफ्ट का सामान बिल्कुल भी बिकना बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आओगे आप, सो अभी है लॉस ऑफ स्किल आर्टिसंस। देखो जो भी स्किल आर्टिसंस थे, जो कला के मामले में प्रसिद्ध थे, बहुत बढ़िया आर्ट थी जिनकी, उनका नुकसान हो जाएगा। लैक ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, और इवन भारत के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कैपिटल भी नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं था कि वो भाई कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, वो दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो हैंडीक्राफ्ट्स की बड़ी कमी यार, ठीक है। ना तो उनके पास पूंजी, ना उनके पास इन्वेस्टमेंट, और धीरे धीरे करके जो स्किल्ड आर्टिसंस थे वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगे। भाई 10-20 साल जब बेरोजगार बैठोगे, हैंडीक्राफ्ट बेरोजगार बैठेंगे, तो वो अपनी आर्ट वैसे भी धीरे धीरे भूलने लगेंगे, और कुछ हैंडीक्राफ्ट तो धीरे धीरे करके, ठीक है, जाते गए। तो इस वजह से भी हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट काफी बर्बाद हुआ। इसके बाद
ब्लीक या फिर इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1850 से 1947। अब देखो कुछ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जरूर हुआ, ब्लीक यानी नोटेशनल, इनसिग्निफिकेंट यानी बहुत कम, ना के बराबर। इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट हुआ लेकिन बहुत कम हुआ। कितना डेवलपमेंट हुआ जरा समझो। अच्छा यहां डायग्राम में कुछ नजर आ रहा है, ये देखो कुछ कॉटन मिल्स नजर आ रही होगी लेकिन लगभग बंद की कगार पे थी क्योंकि ब्रिटिश अपने हैंडीक्राफ्ट सामान बेच रहे थे, तो ये मिल्स धीरे धीरे करके बंद हो गए। ठीक है, इसके बाद अब आओ एक एक से पॉइंट पढ़ते। सो पहला पॉइंट हमारे पास द राइज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब भारत के अंदर पहली अगर कोई मॉडर्न इंडस्ट्री धीरे धीरे करके डेवलप हो रही थी तो वो थी कॉटन इंडस्ट्री। तो भारत के लगभग 2 से 3 राज्यों में कॉटन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे स्टार्ट हुई, जहां पर मुख्य 2 थी आपकी, एक थी महाराष्ट्र में और एक थी हमारे पास बंगाल में। देखो जो महाराष्ट्र की कॉटन इंडस्ट्री थी वो बेसिकली कंट्रोल की जाती थी इंडियंस के द्वारा, इसे भारत के लोग ही चलाते थे। कहां की? महाराष्ट्र की कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, जबकि जो बंगाल की कॉटन इंडस्ट्री थी इसको कंट्रोल किया था फॉरेनर्स ने, यानी कि इसको विदेशी चलाते थे। बेसिकली इस पर पूरी तरीके से अंग्रेज का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। इसके बाद सेकेंड जो हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज बनी वो है, एक तो है आयरन एंड स्टील कंपनी जो बनी 1960 में, जिसे हम बोलते हैं टिस्को। ये टिस्को याद रखना यार, कब बनी? 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये रहा देखो टिस्को, इनकॉर्पोरेट कब हुई? 1907 में। तो ध्यान रखना टिस्को बनी। इसके अलावा पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया। अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 पता है कब लड़ा था? ये लड़ा था 1939 टू 1945। ठीक है, 39 से 45 के बीच में। वर्ल्ड वॉर पहला याद है क्या? 1914 से 1918। तो ये वर्ल्ड वॉर पहला हुआ, पहले के बाद दूसरा हुआ। अब दूसरे वर्ल्ड वॉर के वजह से जो हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज की यानी संसाधनों की कमी पड़ी, उसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगी थी? तो कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज थी, कुछ पेपर इंडस्ट्रीज थी, कुछ शुगर इंडस्ट्रीज थी। इनका भी डेवलपमेंट हुआ था। क्यों हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। ठीक है, बाकी टिस्को याद रहेगा, टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो भी कब बनी थी? 1907 में। टॉपिक तो याद है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज धीरे धीरे हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था। 2 पॉइंट एटलीस्ट याद हो जाएंगे। पहला कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज बन रही थी, दूसरा कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी बन रही थी। किसकी वजह से? वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। इसके बाद तीसरा आओगे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। देखो यार कुछ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर बहुत ही ज्यादा कम थी, नाम मात्र के लिए थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज तो पता है कौन सी होती है? वो इंडस्ट्रीज जिनके द्वारा मशीन्स का प्रोडक्शन होता है वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज भारत के अंदर नाम मात्र के लिए भी बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए टोटली ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट आओगे आप, सो देखोगे लो कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी। अब धीरे धीरे करके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट पहले कंट्रीब्यूशन कर रहे थे जीडीपी में, हैंडीक्राफ्ट टोटली हो गए अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सामान हमारे देश के अंदर बिकने लगा। तो इस वजह से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो और भी ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर का कम हो गया। ठीक है, शोज ए लैक ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट विद इन दिस मॉडर्न सेक्टर। मॉडर्न सेक्टर की वजह से ठीक है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट अगेन जो कंट्रीब्यूशन था वो कम था। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखोगे आप बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का सामान आने की वजह से रोड्स बने, पोर्ट्स बने, इसके अलावा आपका रेलवेज बना, तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर अगेन फिर भी कम था। इसके बाद द लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन। स्टेट मींस गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था बेसिकली मॉडर्न इंडस्ट्रीज में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था। किसका? गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। बेसिकली गवर्नमेंट ने जितने भी सेक्टर्स में काम किया, चाहे वो रोड्स बनाए, ये देखो, चाहे वो रेलवेज बनाए, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे वो पोर्ट्स यानी बंदरगाह बनाए, ब्रिटिशर्स ने या गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जितना भी काम किया वो सब कुछ ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए
के लिए किया, ताकि ब्रिटिशर्स का सामान आसानी से पोर्ट्स यानी बंदरगाह पे आए और बंदरगाह आने के बाद पूरे देश के कोने कोने तक हमारे देश में उनका सामान फैल जाए। इसके लिए इन्होंने रोड्स वगैरह का डेवलपमेंट किया था। समझ गए? सो हमारे देश के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन जो भी डेवलपमेंट हुआ, जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ अभी, वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए हुआ। ठीक है। सो फ्रेंड्स यार, इंडस्ट्रियल सेक्टर मेरे ख्याल से काफी लंबा खींच दिया मैंने, बहुत ज्यादा लेंथी हो गया। सो कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इवन मेरा ईमेल आईडी भी है। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, एटलीस्ट आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कौन से स्कूल से देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।